स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एक विशेष लेक्चर और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, यानी सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती है, तो उसके इन दोनों में जो आखिर डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को सुने कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मार्शल लॉ की पहले हम चर्चा करते हैं। देखो, मार्शल लॉ का सीधा सा मतलब है सैन्य कानून, यानी जहाँ पे सेना का शासन होता है ना, उसको हम मार्शल लॉ कह देते हैं। बस इतना सही प्रावधान कहा गया है मार्शल लॉ के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि संविधान में, यानी भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसमें हमने मार्शल लॉ की कोई परिभाषा नहीं दी। क्लियर? तो देखो क्या कर रहा है, यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी जो मार्शल लॉ होता है वो मूल अधिकारों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की अपन बात करते हैं अनुच्छेद 352 की, ठीक है, तो उस समय अगर मान लीजिए युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो जो हमारे मूल अधिकार हमें मिले होते हैं वो मूल अधिकार 19 के तहत हमारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। केवल अनुच्छेद 19 की मैं बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो 6 मूल अधिकार मिले हैं, कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये 6 अधिकार में मिले हुए हैं। इन सभी 6 अधिकारों को उस समय हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा तो ये हमारे मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, और जो हमारे 20 और 21 में जो मूल अधिकार है, कौन से? 20 में है हमारे कौन से? 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। ये 2 अधिकार मित्रों ऐसे हैं, चाहे भारत में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं कि वो समाप्त नहीं होते। ठीक है, कैसे ही परिस्थिति आ जाए, और राष्ट्रीय आपातकाल से तो भयानक कोई परिस्थिति है ही नहीं, तो उस समय भी ये 20 और 21 के अधिकार हमारे बने रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कहता है यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। यानी मार्शल लॉ जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सेना का शासन हो जाता है, यानी वहाँ सेना शासन करती है, तो फिर सरकार वहाँ होती ही नहीं है और न्यायालय भी वहाँ निलंबित कर दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल क्या कहता है, देखो, यह सरकार और सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के सरकार भी काम करती है और जो हमारी न्यायपालिका होती है वो भी काम करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है कि मार्शल लॉ जो होता है ना, ये कानून और व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। क्या? कानून व्यवस्था, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो भंग हो जाती है तो उसको दोबारा निर्धारित करता है कि कैसे हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। क्लियर है? और राष्ट्रीय आपातकाल में देखो ये कहता है सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। और अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ही हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के निलंबित कर दिए जाते हैं, अन्यथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हमारे मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। मित्रों, इस बात को आप हमेशा याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यह कहता है कि इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। किसको? मार्शल लॉ है ना मित्रों, इसको किसी विशेष क्षेत्र में हम लागू कर सकते हैं। क्लियर? और राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं और देश के किसी हिस्से में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति अगर ये कहना चाहें कि, यानी राष्ट्रपति अगर मान लो किसी एक विशेष क्षेत्र पर, ठीक है, किसी एक राज्य में विशेष क्षेत्र पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहिए तो वो लगा सकते हैं, और पूरा देश वैसे सामान्य तौर पर चलता रहेगा और एक विशेष क्षेत्र पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट अंतिम प्रावधान क्या कहता है, कहता है कि इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ये अव्यक्त है। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 34 की अगर अपन चर्चा करते हैं तो उसमें सीधा ये लिखा होता है कि जो हमारा सैन्य शासन, यानी हमारे सैन्य शासन की वहाँ बात की हुई है, मार्शल लॉ का हमने वहाँ प्रावधान तो किया है लेकिन उसकी व्याख्या हमने नहीं की। ठीक है, यानी हमने उसकी परिभाषा नहीं दी। और देखो संविधान में आपातकाल के बारे में कहता है कि संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है और यह सुस्पष्ट और विस्तृत है। यानी हम बात करते ही है ना, अनुच्छेद 352 में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, और 356 में हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, और जो हम 360 में बात करते हैं वो करते हैं हम वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, और अनुच्छेद 365 में भी हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। और हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ना हो 365 का। 365 के आधार मित्रों, दो आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 और 365। ध्यान रखना, 356 है ना, 356 में क्या आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? हम लगाते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या, कि वहाँ जो है कोई, मान लीजिए चुनाव हुए, चुनाव में बहुमत किसी दल को प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस परिस्थिति में फिर राज्यपाल के पास यह विवेकाधीन शक्ति होती है कि वहाँ या तो वह राष्ट्रपति शासन के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करे, और या फिर जो है वहाँ पे अपने विवेक के आधार पर किसी जो दल है उस दल को सरकार बनाने के लिए कहे। ठीक है, तो ये तो हुई 356 की बात। और 365 में क्या होता है मित्रों, अगर मान लो केंद्र सरकार ने राज्य को कोई आदेश दिया और राज्य ने उसका यानी राज्य ने उसका पालन नहीं किया, ठीक है, तो उस आधार पर फिर जो है केंद्र सरकार क्या करती है, उस अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है, यानी निर्देशों का पालन नहीं करने के आधार पर। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को याद रखना कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो राष्ट्रपति शासन हम लगाते हैं अनुच्छेद 356 के आधार पर और 365 के आधार पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज समझाया कि आखिर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, और डिटेल से मैंने मित्रों वहाँ मेरे चैनल पर कंप्लीट लक्ष्मीकांत की पॉलिटी यानी भारत की राज्यव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो है वो मेरी क्लासेज अभी चल रही है, डिटेल से मैं वहाँ डिस्कशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और अलग से मैंने वहाँ राष्ट्रपति का चैप्टर लिया हुआ है और मैंने वहाँ कंप्लीट भी करवाया है। ठीक है, तो डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल का मैंने वहाँ टॉपिक लिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर मार्शल लॉ की और भी आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, ठीक है, तो मैंने मूल अधिकार का चैप्टर करवा चुका हूँ बहुत पहले, ये तो यानी मूल अधिकार तो मैंने बहुत पहले करवा दिए थे। ठीक है, तो उसके अंदर जो है अनुच्छेद 34 की मैंने बात की हुई है, आप उसको जाकर के देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको और भी डिटेल से वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कितना आपको अच्छा लगा। ठीक है, और मित्रों मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो चैनल पर पॉलिटी चल रही है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे तो आप विश्वास कर भी लेंगे क्योंकि मैंने इसी अच्छी तरीके से इतना पढ़ाया है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम मिलेंगे अगली वीडियो में और कोई नई विशेष चर्चा के साथ। वैसे हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में तो मिलते ही हैं, लेकिन अलग से मैं आपके समक्ष लेक्चर लेके आता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।